अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है 2024 के लोकसभा चुनावों का, और इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया टुडे सी वोटर के हमारे सालाना 2 सर्वेस जो हम करते हैं, उसमें जुलाई अगस्त के महीने के नतीजे। ये नतीजे अब से कुछ ही देर में आपके सामने आएंगे कि अगर आज हो चुनाव तो एनडीए को आएंगी कितनी सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन को, कितनी आएंगी बीजेपी को सीटें, कितनी आएंगी कांग्रेस पार्टी को सीटें। अगर आज हो चुनाव तो देश में किसकी बनेगी सरकार। सबसे पहले हम करते हैं शुरुआत मेथोडोलॉजी से, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से महीने में कौन सी तारीख के बीच में ये सर्वे किया गया, कितना बड़ा हमारा सैंपल साइज है। तो हमने 15 जुलाई और 14 अगस्त के बीच में ये सर्वे किया है। 15 जुलाई यानी चंद्रयान के लॉन्चिंग के बाद, लेकिन लैंडिंग के पहले। 15 जुलाई से 14 अगस्त यानी संसद में मॉनसून सत्र के दौरान, जब मणिपुर पर विपक्ष सरकार को घेर रहा था। 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के दौरान, जब देश में अलग अलग जगहों पर काफी बारिश का सामना और मुसीबतों का सामना, खास तौर पर पहाड़ी राज्यों में देश को करना पड़ रहा था। सैंपल साइज 25,951, लोकसभा क्षेत्र 543, जहां पर सी वोटर का ये सर्वे पहुंचा है। तो अब दिल थाम कर जो आप कर रहे थे इंतजार, अगर 59% कहते हैं कि मोदी सरकार से संतुष्ट है तो कितनी सीटें देते हैं। जी हाँ, जब सी वोटर का ये सर्वे और यहां पर आंकड़ों की बात हुई, किसको वोट देंगे, कौन सी पार्टी की जीत होगी, तो 25,951 के सैंपल साइज ने क्या कहा है, क्या अनुमान लगाया है, सीटों के बारे में हम आपको दिखाने वाले हैं। वोट परसेंटेज के बारे में क्या अनुमान लगाया है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। इसी के साथ हम आपको ट्रैकर भी दिखाएंगे, क्योंकि साल में 2 बार हम ये सर्वे करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो इस सर्वे में हमने पूछा है और जो बड़ी जानकारी इस सर्वे के जरिए देश का मिजाज सर्वे में आ रही है, वो है ये आंकड़ा। और दिलचस्प अंदाज में हमने इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि चंद्रयान 3 के मिशन की कामयाबी के पास देखिए ये 43% वोट्स एनडीए को जाते हुए और इंडिया गठबंधन को 41 यानी 41% बहुत करीब होता हुआ मामला दिखाई दे रहा है। संजय जी, 16% अन्य को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं पता आप इससे सहमत है, आपका चेहरा देख के मुझे लग रहा है कि आपको इस पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन हमने दिलचस्प अंदाज में ये आंकड़े इसलिए रखे हैं क्योंकि देखिए चंद्रयान 3 का मिशन कामयाब हुआ है। हालांकि लैंडिंग के पहले का ये पूरा सर्वे है, और प्रधानमंत्री ने लाल किले पर 15 अगस्त को भाषण दिया, तो उससे भी पहले का ये सर्वे है। और ये देखिए 43%, सिर्फ 2% का फासला वोट परसेंटेज में दिखाई दे रहा है। हम आपको ट्रैकर भी दिखाएंगे जिससे आप ये समझ पाएंगे पिछली बार से इंडिया के परफॉर्मेंस में जबरदस्त उछाल दिख रही है, वहीं एनडीए के वोट परसेंटेज में। लेकिन सीट कन्वर्जन में अब ये क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। वोट परसेंटेज में 41% इंडिया को जाता हुआ और 43 एनडीए को। तो सीटें किसको कितनी आ रही हैं, दिल थाम कर रखिए क्योंकि एक बार फिर से ये आंकड़ा आपके सामने आ रहा है। और ये देखिए एनडीए को आता हुआ दिख रहा है 306 सीटें, 193 सीटें इंडिया गठबंधन को, 44 अन्य को जाता हुआ 306 सीटें एनडीए को, गठबंधन को। आप नहीं कह रहे हैं? नहीं अंजना जी, मैं हाँ, स्पष्ट करूं, हाँ, अगर वोट शेयर 43 और 41 है तो सीटों का कन्वर्जन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपको लगता है कि सीटों का कन्वर्जन ऐसा नहीं हो सकता है? बहरहाल चलिए 25,951 लोगों के साथ जो सी वोटर ने ये सर्वे किया है उसमें उनको यही आंकड़ा सामने आया है और वही आंकड़ा वो सामने रख रहे हैं। बहरहाल 306 सीटें यानी स्पष्ट जनादेश और एनडीए की बनती हुई सरकार, यानी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। अगर सी वोटर का ये सर्वे सही होता है तो उसका है ये अनुमान कि 306 सीटें एनडीए को आएंगी अगर आज हो देश में चुनाव। वहीं पर वोट परसेंटेज में वो फासला बहुत कम होते हुए देख रहे हैं। 43% एनडीए को, 41% जाता हुआ देख रहे हैं इंडिया गठबंधन को। 193 सीटें जाती हुई दिख रही हैं इंडिया गठबंधन को। मामला बहुत करीब का होता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया टुडे के सर्वे में, इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में, जिसमें वोट परसेंटेज में मामला बहुत करीब है। और अब बारी है पार्टियों के हिसाब से वोट परसेंटेज आपको बताने की। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी तो इस पर बातचीत होनी है। वोट परसेंटेज के हिसाब से पार्टियों की क्या रहेगी स्थिति। तो सबसे पहली जो पार्टी हम आपको दिखा रहे हैं वो है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 38%, कांग्रेस पार्टी को 20%। ये तो पिछली बार की तरह हो गया,
37.9 पिछली बार, है ना संजय जी? हाँ। भारतीय जनता पार्टी को 37.9 और इस बार भी 38% और 19.6% वोट थे। कांग्रेस को भी वही वोट शेयर दिखाई दे रहा है, 20%, 19% कुछ वोट था उनको, वोट परसेंटेज। यहाँ पर कांग्रेस को भी 20% और 42% बहुत बड़ा हिस्सा अन्य को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्योंकि यहाँ तो अब बीजेपी कांग्रेस पे मामला आ गया है ना, तो पूरा वोट परसेंटेज उधर चला गया और इसीलिए अन्य को आप इतना ऊपर देख रहे हैं, जिसमें तमाम क्षेत्रीय दल है, टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम जो अन्य पार्टियां हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, उन सबका खाका है कि 42% वोट्स उन्हें जा रहा है। अब अगर यही वोट परसेंटेज पार्टियों के लिए सीटों में तब्दील करते हुए देखते हैं तो अलग अलग पार्टियों को कितनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को देखिए सीटें आ रही हैं इसके मुताबिक 287, यानी स्पष्ट जनादेश, यानी अकेले अपने दम पर बीजेपी एक बार फिर से बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आपको बता दें पिछली बार 303 सीटों से काफी नीचे आते हुए दिख रहे हैं, लुढ़कते हुए, लेकिन फिर भी स्पष्ट जनादेश। 74 सीटें काफी बेहतरी कांग्रेस के परफॉर्मेंस में दिखाई दे रही है इसके मुताबिक। 20 सीटों का उछाल, 20 सीटों का उछाल और वोट परसेंटेज वही, वोट परसेंटेज वही है। ठीक है। हाँ। अन्य को 182 सीट, बिल्कुल ठीक है। तो ये डेटा हमने आपको दिखा दिया है, हमने आपको एनडीए, इंडिया, इसी के साथ बीजेपी, कांग्रेस, किसको कितना वोट परसेंटेज, किसको कितनी सीटें। अब हम आपको ट्रैकर दिखाएंगे इसके बाद, जिससे आप देखेंगे कि हमारे पिछली बार के सर्वे से इनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें बेहतरी आई है या फिर आई है गिरावट, कौन लोकप्रियता के पैमाने पर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और कौन गिर रहा है नीचे, किसके वोट परसेंटेज में हुआ है इजाफा, किसके वोट परसेंटेज में आई है गिरावट। तो अब ट्रैकर की बारी है। एक तो हम आपको 2019 का लोकसभा भी दिखाएंगे और उसके बाद से पिछले अपने, सबसे पहले गठबंधन का ट्रैकर हम दिखा रहे हैं, एनडीए वर्सेस इंडिया। आपको जूम इन करना पड़ेगा इस पर, जूम इन करके उस हिस्से में चलिए तो आप ये देखेंगे सबसे पहला डेटा जो आप देख रहे हैं उस पर आप ध्यान से नजर टिका लीजिए, क्योंकि ये है 2019 की परफॉर्मेंस। 28% गया था, हालांकि उस समय यूपीए था, ये भी एक वजह है। अब 45% जाता हुआ उस समय था एनडीए को, और उस समय आप याद रखिए अकाली दल, जेडीयू, ये तमाम पार्टियां उनकी तरफ थी। शिवसेना, जो अब उद्धव वाली शिवसेना है, वो भी अलग है। तो ये देखिए, ये जो आप डेटा देख रहे हैं, ये डेटा में 45% आप देख रहे हैं ऊपर में, ये पुराना वाला एनडीए है, ये पुराना वाला यूपीए है। और अब जो ये प्रोजेक्शन है वो देखिए पिछले सर्वे के मुकाबले जब आप देखते हैं तो इस बार के सर्वे में ये ग्राफ कहां होता हुआ जा रहा है। ये ग्राफ वोट परसेंटेज में 43 से 43% पर रहता हुआ एनडीए के, ये हमारे दोनों ही जो पिछली बार हमने किया था, जनवरी में हमने किया था, साल में 2 बार हम ये सर्वे करते हैं, जनवरी में भी सेम था, अगस्त में भी सेम है। लेकिन इंडिया विपक्षी गठबंधन बनने के बाद आप देखिए 29% से शूट कर रहा है 41% पे, और अन्य का आंकड़ा गिर रहा है 16 पे। ठीक है, ये यूपीए था ना, और अब ये बन गया है इंडिया गठबंधन, और इस वजह से जबरदस्त इजाफा और 43 और 41% का हो रहा है मामला। अब सीट ट्रैकर आपको दिखाते हैं। सीट का ट्रैकर अगर आप देखें, 2019 का नंबर सबसे पहले आपके ग्राफ पर होगा, उसके बाद हमारा पहला जो सर्वे हुआ था वो, और उसके बाद से अब अगस्त के महीने में। तो ये देखिए 352 सीट्स आई थी, 91 सीटें थी यूपीए की। लेकिन अब जब आप देखते हैं हमारा पिछला सर्वे 289 और 306 पर था, तो यहां पर देखिए लेकिन इजाफा क्यों हो रहा है 153 से सीधा 193, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन बन गया है, इंडिया गठबंधन। तो हमारे पिछले सर्वे से भी इस बार इजाफा है एनडीए की सीटों में। आप देखिए 289 से वो पहुंच रहे 306 पे। ये देखिए नंबर्स आपके सामने हैं। 17 सीटों का इजाफा है भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन में, एनडीए में। वो 289 सीटें उनको मिलती हुई दिख रही थी जनवरी में, यानी क्या जनवरी के महीने के बाद रिकवरी हुई है एनडीए के लिए, ये आंकड़ा यही कहता है। 17% ऑन द रोड टू रिकवरी, स्पष्ट जनादेश। वहीं पर जब आप नीचे में देखेंगे तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद 153 सीटों से 193 सीटों पर 40 सीटों का सीधा इजाफा दिख रहा है, 40 सीट्स।
और उसकी वजह यह भी है कि पहले यूपीए था और यूपीए में फिर बहुत सारी पार्टियां नहीं थी। अब इंडिया गठबंधन बनने के बाद बहुत सारी पार्टियां उस तरफ चल गई हैं और इसी वजह से जो अन्य का आंकड़ा है वो बहुत घट जाता है और 44 पर अटक जाता है। ट्रैकर का भी हम आपको पार्टियों का भी ट्रैकर दिखाएंगे, लेकिन अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये देखिए पार्टियों का जो ट्रैकर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमने आपको गठबंधन के पूरे नंबर्स दिखा दिए। अब पार्टियों का अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए नंबर और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी का देखिए। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का सबसे पहले तो हम आपको नंबर्स दिखा रहे हैं कि 2019 में जो स्थिति थी वोट परसेंटेज के हिसाब से 37.9% बीजेपी को था और 19 कुछ फीसदी था कांग्रेस पार्टी को। ये 38% आया हमारे पिछले में, फिर 38% आया है। वहीं पर अब कंसिस्टेंट है ये बीजेपी की परफॉर्मेंस हमारे इस सर्वे में। जनवरी के भी महीने में कंसिस्टेंट है, जुलाई के भी महीने में सेम नंबर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आप देखिए कि जो एक इजाफा हुआ था इंडिया गठबंधन बनने के बाद उसमें थोड़ी गिरावट आई है। 2% की गिरावट आ गई है। 2% आप देखिए, ये 22% आप जो देख रहे हैं जनवरी के महीने में इनको उछाल मिली थी, लेकिन फिर ये थोड़ा सा नीचे गया है। 2% नीचे कांग्रेस पार्टी वोट परसेंटेज के हिसाब से जाती हुई दिखाई दे रही है और 20% पे हमारे मौजूदा सर्वे में कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। तो ये हमने आपको ट्रैकर्स भी दिखा दिए जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किसकी लोकप्रियता में उछाल, कहां पर आ रही है गिरावट। ये एनडीए का है, बीजेपी का है। ये आंकड़ा 303 देखिए बीजेपी को, 284 पर सीट्स पर हम आ गए। पिछली बार 284 सीटें बीजेपी के लिए आई थी, तब भी स्पष्ट जनादेश था, गिरावट थी लेकिन अपने दम पर बहुमत। 287 सीट यानी उनकी सीटें 3 बढ़ी हैं, फिर उनको इजाफा दिख रहा है और उनको स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती दिख रही है। यहां पर लेकिन कांग्रेस पार्टी में अगर आप देखें तो वोट परसेंटेज में तो गिरावट है, लेकिन 68 से ये इनकी सीटें बढ़ के 74 हो गई। ये बहुत सारे जो सिफोलॉजिस्ट है वो हो सकता है इस पर आपके भी मन में कई प्रश्न आ रहे होंगे, लेकिन सीटों में वोट परसेंटेज में आप देखिए तो वोट परसेंटेज में कांग्रेस पार्टी 2% गिरी है, लेकिन बावजूद इसके 74 सीट्स उनकी हो रही है और वो पिछली बार से 6 सीट्स ऊपर बढ़ रहे हैं। अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। संजय जी हमारे साथ लगातार यहाँ पर बने हुए, यशवंत देशमुख भी सी वोटर की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न इन नंबर्स को देखकर आ रहे हैं, एक के बाद एक। यशवंत जी जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? यशवंत जी के साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले संजय जी, सबसे बड़ी बात, देश का मिजाज सर्वे आपके लिए क्या रख रहा है, क्या कह रहा है? सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि स्पष्ट जनादेश पिछली बार भी मिलती हुई दिखाई दे रही थी, इस बार भी मिलती हुई दिख रही है, लेकिन बीजेपी को मार्जिनल गेन, कांग्रेस को 6 सीटों का गेन। वोट परसेंटेज में देखें तो इंडिया और एनडीए के बीच 2% का फासला बचा है सिर्फ। मुझे लगता है अंजना जी सबसे बड़ी बात यह है बीजेपी का देश की राजनीति के पे दबदबा बना हुआ है। ये सर्वे और आपके जो ट्रैकर है ये भी बता रहे हैं, अगर आप 2019 से तुलना करें, फिर एक जनवरी का ट्रैकर है और अब जो लेटेस्ट सर्वे है, सारे इस ओर संकेत कर रहे हैं बीजेपी का दबदबा बना है। बीजेपी के वोट शेयर में कोई गिरावट नहीं आ रही है, लगभग वो 38% वोट लेकर मैदान में डटे हुए हैं और वो 38% वोट, ठीक है जिस तरह से आप ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन ये बता रहा है सर्वे कि बीजेपी को कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल रही है। अपने आप बीजेपी कंफर्टेबल मेजॉरिटी की ओर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। वो 285 हो जाए, 290 हो जाए या 300 का आंकड़ा भी पार कर पाए। तो दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी बनी हुई है। जो तमाम आंकड़े दिखाए उनकी पॉपुलैरिटी में कोई गिरावट नहीं है, इसके बावजूद कि लोगों की चिंताएं बेरोजगारी और महंगाई पर हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई गिरावट नहीं आती है। अगर हम विपक्षी एकता के नजरिए से देखें और ये कहें कि क्या बीजेपी को 2024 में कुछ चैलेंज मिलने की गुंजाइश है, और अगर 2019 से तुलना करें तो 2019 के आंकड़ों से तुलना करें तो ये साफ दिखाई पड़ता है। आसान उतना नहीं है जितना 2019 के में था। विपक्षी एकता होती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस एकता के बावजूद जो मार्जिन है, जो सर्वे बता रहे हैं, वोट में मार्जिन भले ही बहुत कम है, 2% का मार्जिन है, लेकिन अगर सीटों के फासले को देखें तो 110-115 सीटों का फासला दिखाई पड़ता है। और तो इस हिसाब से ये दिखता है विपक्षी एकता बीजेपी को थोड़ा एक तरह से कॉर्नर तो कर सकती है, एनडीए को थोड़ा कॉर्नर तो कर रही है, नीचे तो ला रही है,
लेकिन हराने की स्थिति में आज कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। मुझे लगता है अंजना जी ये बड़ी बातें हैं। इंडिया को तो बहुत सीटें आती हुई दिख रही हैं, काफी सीटें आती है, जो चैलेंजर है वो मजबूत दिख रहा है। देखिए इसका ये कारण सबसे बड़ा निष्कर्ष है, चैलेंजर मजबूत है। हाँ। नहीं अंजना जी, जो मैंने शुरू में कहा कि अगर वोट प्रतिशत दोनों में 2% का फासला है, तो मेरे अनुमान से इंडिया गठबंधन को सीटें थोड़ी ज्यादा आने की गुंजाइश है। मैं अभी भी गुंजाइश कह रहा हूं क्योंकि ये भी मेरा अनुमान है, लेकिन उसकी वजह क्या मैं बता रहा हूं। आप देखिए ना, पिछली बार 28% वोट्स के साथ, लेकिन वही है कि तब यूपीए था। जनवरी में गठबंधन नहीं था, इंडिया गठबंधन नहीं था, जनवरी में नहीं था। आज इंडिया गठबंधन है। तो उस आधार पर आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके वोट उनके राज्य में, उनके इलाके में, जिस इलाके में वो चुनाव लड़ेंगे वो कंसंट्रेटेड होगा। लेकिन यही प्रश्न है मेरा। हमने देखा था 2019 के चुनाव में कई राज्यों में जहां पर क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहता है, लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप हो गया था। क्या आपको लगता, बीजेपी के लिए आप बिहार में आप देखिए क्या हुआ था, क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय दल मोदी का चेहरा जब सामने होगा तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी 24 में? नहीं, अगर हम ये तुलना करें कि उसी राज्य में अगर विधानसभा के चुनाव हो रहे हो और बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हो, और उसी राज्य में मान लीजिए लोकसभा के चुनाव हो, तो क्या अंतर दिखाई पड़ेगा? अंतर बहुत साफ दिखाई पड़ता है। कई ऐसे राज्य हैं जिसके उदाहरण हम ले सकते हैं। तो ये तो बहुत स्पष्ट है, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी के लिए लोगों के बीच में आकर्षण बहुत बढ़ता है। और उसकी वजह बहुत साफ है, जो आंकड़े आपने भी दिखाए। बीजेपी के वोटरों में 44% ऐसे वोटर है जो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी को देख के वोट करते हैं। और उनका असर या उनकी जो कैपेबिलिटी है बीजेपी के लिए वोट बटोरने की, वो लोकसभा में दिन दुगनी रात चौगुनी की ओर तरफ बढ़ता है। लेकिन विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं, विधानसभा के चुनाव हैं, राज्य में सरकार बनाने के चुनाव है, और उसमें जो लोकल मुद्दे हैं, राज्य के मुद्दे और राज्य के लीडर ज्यादा हावी हो जाते हैं। मैं यूपी पर बात करना चाहती हूँ आपसे। सबसे बड़ा राज्य, 80 सीटें। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक साथ आकर बीजेपी को हराने के लिए पिछले चुनावों में लड़ी थी। फिर भी मामला क्या रहा सबने देखा। क्या इंडिया गठबंधन का, आप राज्यों पर जाइए, राज्यों पर जब आप जाते हैं, क्या आपको लगता है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला अगर निकलता है तो वाकई एक सोल्यूशन बनेगा? वरना तो हमने देखा है बड़े बड़े क्षेत्रीय दल जो धुर विरोधी थे वो साथ आकर चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी बीजेपी निकाल ले। नहीं, बिल्कुल अंजना जी, जिस बात का आप जिक्र कर रही है वो तो फैक्ट है। 2019 के चुनाव है, हम सबके सामने नतीजे हैं। आपने यूपी का जिक्र किया, हमने देखा यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ, इसके बावजूद बीएसपी सिर्फ 10 सीटें जीतती है और समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीती है। लेकिन अगर 2024 में जिस तरह से विपक्षी एकता बनती हुई दिखाई पड़ रही है, अभी भी मैं कह रहा हूं बनती हुई दिखाई पड़ रही है, कोशिश है, कोई जरूरी नहीं है कि ये टिकी रहे 2024 तक, लेकिन अगर हम ये मान लें सीटों का बंटवारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, खासकर एनडीए को नुकसान उठाना पड़ेगा। उसमें बिहार एक इंपॉर्टेंट राज्य है, महाराष्ट्र एक इंपॉर्टेंट राज्य होगा, बंगाल एक इंपॉर्टेंट राज्य होगा, 1-2 राज्य और ऐसे हो सकते हैं जहां पर एनडीए को नुकसान हो सके। बिहार में बड़ा नुकसान हो सकता है, महाराष्ट्र में नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र में आपको लगता है नुकसान हो सकता है? क्योंकि इस सर्वे में 60% लोग कह रहे थे कि बीजेपी को फायदा होगा। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति बहुत विचित्र है इस वक्त, तो पता नहीं कौन किसके साथ है, कितने टुकड़े हैं। लेकिन अगर मैं बंगाल की बात करूं, बंगाल एक ऐसा बड़ा राज्य है। मान लीजिए कि ये जो 3 पार्टियां, हालांकि इस पर अभी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है, मान लीजिए तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट में कोई समझौता हो जाए और एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए बीजेपी के खिलाफ, तो मुझे लगता है बीजेपी के पास पिछली बार 18 सीटें थी, वो घट के 6-7 सीटों पर सिमट सकती हैं। तो बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर एनडीए को नुकसान हो सकता है, बिहार राज्य है जहां नुकसान हो सकता है, और भी 1-2 राज्य होंगे। मान लीजिए अगर हम कर्नाटक की बात करें और कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन हो जाए, वहां भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आमने सामने की लड़ाई लेकिन अब बिहार में ही दिख रही है, क्योंकि मायावती ने भी ऐलान कर दिया यूपी में वो अपना चुनाव लड़ रही हैं, अलग चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने बीते दिन ही ऐलान किया है। यशवंत देशमुख जी अब सी वोटर के आ गए हमारे सामने। हम लोगों का काम अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि इसको समझना बहुत दिलचस्प है। यशवंत जी, 43%, 41%, आप नेक टू नेक फाइट की बात कर रहे हैं 2024 में अपने सर्वे के मुताबिक, कि 43% वोट शेयर आप दे रहे हैं एनडीए को।
अपने इस 25,951 के सैंपल साइज में, और 41% इंडिया गठबंधन को, 16% अन्य को। लेकिन यही जब सीटों में कन्वर्ट होता है, सीट वाले नंबर्स अब दिखा दीजिए, तो मामला एनडीए को काफी आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। 306, 193 और 44। इसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं आप? 2% के वोट्स डिफरेंस में आप ये कह रहे हैं कि इस तरह का फैसला होगा? देखिए, 2% का वोट शेयर का गैप पूरे राष्ट्र के लेवल पे आपको भले ही दिख रहा हो, लेकिन इसमें बहुत सारे कंट्राडिक्टरी वोट एक साथ हैं। मसलन केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसमें इंडिया अलायंस में वो लोग साथ में, तो केरल में टोटल इंडिया का वोट शेयर, इंडिया अलायंस का वोट शेयर 81% के करीब आता है। हाँ। तो जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर आप इस तरह की जो विरोधाभास है ये आप हटा देंगे, तो दरअसल ये 2% के गैप की जगह आपको 5% का गैप दिखाई देगा। आप राज्यों के लेवल पे अगर आप जाएंगे, तो राज्यों में आपको बहुत ही क्लासिक तरीके से एक तरफ या दूसरी तरफ का पूरा झुकाव मिलेगा। जैसे आप तमिलनाडु जाइए, तमिलनाडु में इंडिया अलायंस यानी डीएमके प्लस का जो अलायंस है वो 50% से ज्यादा वोट पा रहा है। हमारे सर्वे के मुताबिक 39 की 39 कंप्लीट स्वीप, पूरा का पूरा इंडिया अलायंस के पक्ष में जा सकता है। लेकिन यही चीज अगर आप आ जाते हैं उन राज्यों में जहां पे बीजेपी का गढ़ है या एनडीए अलायंस का आप गढ़ मानते हैं, आप बात करते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, यहां तक कि गुजरात, हिमाचल, यहां उत्तराखंड, बीजेपी का वोट शेयर न केवल 50% क्रॉस करता है, ना कुछ जगहों पे 60% तक टच करता है, और पिछले चुनाव में हुआ है। हाँ। तो ये 20-20, 30-30% का जो गैप है, वहां पे ये गैप 2% का आपको परिलक्षित नहीं होता है। तो मामला बहुत साफ है, या तो मामला पूरी तरह इस तरफ है राज्य के लेवल पे, या मामला पूरी तरह उस तरफ पे है। जो कांटे का मुकाबला है दरअसल वो केवल और केवल 4 राज्यों में है। अगर आप वैसे सोचें, जिसे कहें कि अच्छा डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है, कांटे का मुकाबला किन राज्यों में, ये इंटरेस्टिंग। और उससे पहले बंगाल में आपने इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या रखा है? क्योंकि वहां अधीर बाबू, टीएमसी, सब एक साथ, तीनों को एक साथ किया आपने, तीनों एक साथ पश्चिम बंगाल, इसीलिए वहां पर आपको 57% का वोट दिख रहा है। और आपने कांग्रेस का नंबर तो हमें बता दिया है, वो 2 सीट नीचे गिर रहे हैं। कौन सी वो पार्टियां हैं जो सबसे ज्यादा गेन करती हुई दिखाई दे रही हैं? इंडिया गठबंधन के 193 सीटों में सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता हुआ दिखाई? देखिए, जो सबसे बड़ा हिस्सा गेन करता हुआ दिख रहा है मुझे फिलहाल, वो बिहार में आरजेडी का दिख रहा है। आरजेडी, अगर आप एक सिंगल पार्टी के नाम पर बात करेंगे, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की व्यक्तिगत रेटिंग इस समय रसातल की ओर जा रही है, लेकिन अच्छाई उनके साथ में यह है एनडीए जो अपोजिशन अलायंस है उसके लिए, कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता उसी पैमाने पर बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी का फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा। तेजस्वी यादव अपने फैक्टर पे आरजेडी को जो डिलीवर कर ले जाएंगे वो डिलीवर कर ले जाएंगे। अदरवाइज नीतीश कुमार जी की रेटिंग के सहारे या अपोजिशन अलायंस बिहार में अपनी वैतरणी पार नहीं कर सकता। सीट शेयरिंग अगर करेंगे तो क्या नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफर होगा तेजस्वी की पार्टी को, तेजस्वी का वोट ट्रांसफर होगा जेडीयू को? ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अरिथमेटिक अलग जगह पे है, केमिस्ट्री अपनी जगह पे। लेकिन बिहार में फिर भी आपको आरजेडी गेनर दिख रहा है। एक्सपेरिमेंट 2015 में और बाकी में दिखा चुका है कि वहां पर वोट ट्रांसफर होता है जातिगत आधार पे, और ये संभव है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2019 में नहीं हो पाया था। सपा बसपा का गठबंधन अरिथमेटिक बहुत स्ट्रांग था, लेकिन केमिस्ट्री में फेल किया था, क्योंकि बीएसपी के वोटर्स ने एसपी को वोट नहीं डाला दिया, और वो बीजेपी की ओर शिफ्ट हुए, हम लोग इसलिए वहां पर मामला बिगड़ गया। लेकिन अगर आप कांटे का मुकाबला बोलेंगे ना, अच्छा, सबसे बड़ी पार्टी 193 में कौन हो रही है? आरजेडी नहीं, कांग्रेस होगी, ऑब्वियस बात है। कांग्रेस जो है वो 70 के ऊपर की सीटें जा रही हैं। कितनी सीटें? मेरे ख्याल से 22, अगर कांग्रेस का देखेंगे तो 74, तो 22 सीटों का। सॉरी, मैं पूछी थी सेकंड बिगेस्ट पार्टी कौन सी बन रही है? सेकंड बिगेस्ट पार्टी इस पूरे अलायंस में ममता बनर्जी की बनेगी। ममता बनर्जी इंडिविजुअल अगर आप बात नंबर 2 पे कांग्रेस के 74 के बाद आप कह रहे हैं ममता बनर्जी की पार्टी आपको ममता सबसे बड़ी बनर्जी दिख रही की, है। और ममता बनर्जी के बराबरी पे ही असल में डीएमके भी होगा, क्योंकि डीएमके को वैसे तो हम 39 की 39 दे रहे हैं, लेकिन डीएमके अलायंस के अंदर खुद डीएमके कितनी सीटें कंटेस्ट करेगा ये उस पर डिपेंड करेगा। कांग्रेस की सीटें जो 74 बढ़ी हैं, 20 से 22% वोट उनका हुआ है। नहीं, उनका 2% वोटों का इजाफा, 2% इजाफा हुआ जी, वोट जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सीटें उनकी 30 बढ़ गई हैं। सीटें उनकी 30 बढ़ रही हैं, 22 सीटें बढ़ 20 या 22 सीटें बढ़ रही हैं उनकी, 54 से 74 से 74। और जहां तक पूरे इसमें आकलन का सवाल है, अगर आप देखेंगे तो दरअसल महाराष्ट्र, बिहार, उसके बाद में
पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा कांटे का मुकाबला होगा। अगर आप वैसे बोले तो पूरे भारत के अंतिम जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो इन 3 राज्यों पे ही डिपेंड करेंगे। लेकिन ये 2% में कांग्रेस पार्टी को 20 सीटों का फायदा हो रहा है। जी, 2% सारे राज्यों में गैप अंजना इतना बड़ा है इस तरफ या उस तरफ कि मुझे कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा फाइनल रिजल्ट में, ऐसा होता हुआ। ठीक है, इसमें संजय जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी को 2%, मेरा सवाल एक जगह अटक गया है, 2% गेन वोट परसेंटेज में। हाँ, 19 कुछ था, उससे 22%। अभी जो लेटेस्ट है वो तो 20% का ही है। एक बार वोट परसेंटेज दिखा दीजिएगा बीजेपी और कांग्रेस का। 22% तो जनवरी वाले वोट परसेंटेज दिखाइएगा बीजेपी कांग्रेस का, उतने में 20 सीटों का इजाफा होता हुआ कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रहा है। 20% मेरे, हाँ 20%, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर आप 19 से तुलना करें तो बराबर है। 19.7% पिछली बार वोट आया था उन्हें। वोट थोड़ा सा लाभ जरूर हुआ है। जो लाभ हो रहा है उनको, वो दरअसल जैसे कर्नाटक में उनको सीटों का लाभ हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा। उनको बिहार में सीटों का लाभ हो रहा है हमारे कैलकुलेशन में। ठीक है। उनको महाराष्ट्र में सीटों का लाभ हो रहा है हमारे कैलकुलेशन में। अगला प्रश्न, दिल्ली और पंजाब वोट ट्रांसफर कैसे होगा? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट मिलाकर के ही हम बता रहे हैं। हाँ। और दिल्ली में इन दोनों के साथ के मिलने एक सेकंड मैं आपको टोक कर पूछ रही हूँ। दिल्ली और पंजाब में आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वोट्स को मिला के दिखा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि इस समय वो इंडिया अलायंस में साथ में है। गुजरात में हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिला के कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी मजेदार बात यहाँ पे ये है, ये दोनों पंजाब में साथ में लड़े चाहे अलग अलग लड़े, वहां पर बीजेपी के करने लायक कुछ भी नहीं। हाँ। ठीक है ना। सीटें वो 13 की 13 ही हैं। बीजेपी के हिस्से में 2 सीटों पे या 3 सीटों पे जहां उनका एक इंपॉर्टेंस है, उन जगहों पे उनका कंटेस्ट है। उसके बियॉन्ड अभी कोई कंटेस्ट दिख नहीं रहा है। इसलिए ये साथ में लड़े या अलग अलग लड़े, बीजेपी के खाते में पंजाब में कुछ नहीं आना। हाँ, ठीक है। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। मैं कह रही हूँ कि आपके सर्वे में दिल्ली और पंजाब में लोग किसकी तरफ झुकते दिखे? कांग्रेस की तरफ या अरविंद केजरीवाल? किसका साथ दिखे? पंजाब को एक कोने कर दीजिए। हाँ। आप 2 राज्य अगर तुलना करना है तो गुजरात और दिल्ली कीजिए। ठीक है। गुजरात और दिल्ली दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट हम जोड़ भी दें तो उसके बावजूद एक भी सीट अपोजिशन अलायंस को नहीं मिलेगी, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर 50% से ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब महाराष्ट्र पर एक बार आए जल्दी, क्योंकि आप संजय जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पर? दिल्ली में अब इशारा कीजिएगा। महाराष्ट्र में आपने कहा कि 60% लोग ये कह रहे हैं, जो पहले हिस्से में था, कि बीजेपी को इस ब्रेकअप से फायदा होगा। वहां पर लोग किसके साथ दिखे? क्योंकि अजित पवार वर्सेस शरद पवार बहुत बड़ी जंग चल रही है। वहां पर वोटर किसकी तरफ दिखे? क्योंकि शरद पवार, उनका कद, इंडिया का दावा है कि वोटर उन्हीं के साथ जाएगा एनसीपी का। वहां पर किसकी तरफ? देखिए, अरिथमेटिक भले ही हमारे सर्वे में इस समय अपोजिशन अलायंस की तरफ दिख रहा है, उसके 2 कारण हैं। पहली बात कि शरद पवार की पार्टी को तोड़ना या साथ में अजीत पवार को जोड़ना, ये बीजेपी के मतदाताओं को भी बहुत नहीं भा रहा है, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात, उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव में केमिस्ट्री ज्यादा महत्वपूर्ण होगी इस अरिथमेटिक से, क्योंकि 2 विरोधाभासी वोट है यहाँ पर। एक विरोधाभासी वोट है कि कांग्रेस का मतदाता, यहां तक कि मुस्लिम मतदाता भी शिवसेना उद्धव ठाकरे को वोट देगा बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन शिवसेना का पुराना मतदाता, जहां पे उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट नहीं है, वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देने की मनस्थिति में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अजित पवार के कैंडिडेट को बीजेपी का वोटर वोट नहीं देना चाहता। इसलिए जहां जहां पे अजीत पवार के कैंडिडेट खड़े होंगे वहां पे बीजेपी का वोटर लॉक स्टॉक एंड बैरल कोई शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक उसी तरह जहां जहां कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, उद्धव ठाकरे के सपोर्टर्स कांग्रेस को शिफ्ट नहीं होंगे। चलिए, अभी बहुत विचित्र विडंबना है, बहुत विचित्र विडंबना है। 6 महीने बचे चुनाव में। अगर 287 अपने दम पर बीजेपी और कांग्रेस 74 ला रही है, तो सबसे बड़े क्षेत्रीय दल के तौर पर ममता बनर्जी की पार्टी को उभरता हुआ यशवंत जी देख रहे हैं, और कांटे में आरजेडी को बगल में वो देख रहे हैं तेजस्वी यादव। तो जब आप पहले नंबर पर देखें इंडिया गठबंधन में, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को वोट परसेंटेज में फायदा नहीं, लेकिन 20 सीटें बढ़ी हैं। वो 54 से 74 पे गए हैं। लेकिन ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 193 इंडिया को जाता हुआ, तो एनडीए गठबंधन को स्पष्ट जनादेश 306 के साथ
एनडीए छोड़िए, बीजेपी को ही स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। अब कुछ और आंकड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मद्देनजर जो हमने इस सर्वे में पूछे, इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में, वो हम आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर क्या है लोगों की राय, क्या सोचते हैं वो उनके बारे में, नरेंद्र मोदी के काम पर उनकी क्या राय है। बहुत अच्छा 42 संजय जी, 21 अच्छा, 12 खराब, यानी 63% अच्छा मानते हैं, 42% बहुत अच्छा मानते हैं और ये 12% बाकी के लोग कहां गए? बाकी के लोगों ने अपनी राय नहीं दी, कह नहीं सकते वाले थे, लेकिन मोटे तौर पे 60% के आसपास की अप्रूवल रेटिंग जिसे कहते हैं, हाँ। और वो भी सत्ता में लगभग 10 साल रहने के बाद में। दरअसल सर्वे के विज्ञान के हिसाब से ये अभूतपूर्व है वैसे हम देखें, क्योंकि हम अगर यूएस में देखें, यूके में देखें, कई और देशों में देखें, दूसरे टर्म के बाद में ही अप्रूवल रेटिंग जो नेता होते हैं उनकी बुरी तरह से गिरती है। संजय जी, मुझे अप्रूवल रेटिंग इन्होंने बोला, और जो पहले हम लोग बात कर रहे थे कि क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हम फिर से देखेंगे, हालांकि उधर से कोई चेहरा नहीं है, लेकिन मोदी का चेहरा जिसको हम कहते हैं और उनकी लोकप्रियता एक बार फिर हावी रहेगी चुनावों पे। हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं देखने जा रहे हैं, हम रेफरेंडम देखने जा रहे हैं। रेफरेंडम में एक ही व्यक्ति होता है और कहते हैं कि भाई आप इसके पक्ष में हैं या विरोध में हैं। मुझे लग रहा है 2024 का चुनाव एक रेफरेंडम के तौर पर हो रहा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रेफरेंडम हो रहा है, उनके काम पर, उनके व्यक्तित्व और उनकी छवि पर रेफरेंडम है। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के काम को एंडोर्स करते हैं, वो लोग एनडीए गठबंधन को वोट करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे, और वैसे लोग जो उनके काम को एंडोर्स नहीं कर रहे वो उनके खिलाफ वोट करेंगे, इंडिया गठबंधन को वोट। और अंजना, वोटर्स की ये मानसिकता दरअसल राज्यों के लेवल पे भी हो चुकी है। देश के अधिकांश मुख्यमंत्री जो दोबारा चुनाव जीत रहे हैं वो भी उसी वोटर की मानसिकता के कारण जीत रहे हैं, जहां पर एक अदद सीईओ स्टाइल, एक अदद अगला डेटा आ गया है वो बता दें अपने दर्शकों को, उसके बाद ये बातचीत जारी रखेंगे। जब हमने अब तक के सबसे अच्छे पीएम वाला सवाल पूछा है, 43%, 43% लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी अब तक के देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं। 12% लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया है, और इसी के साथ हम आपको दिखा रहे हैं 15% इंदिरा गांधी, दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी है, तीसरे नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह के नाम पर 11%। क्या संजय जी आप इशारा कर रहे थे? हाँ, मैं इशारा ये कर रहा था, इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ऊपर है और उनकी पॉपुलैरिटी में कोई गिरावट नहीं है अगर मैं 2014 से आज की बात करूं तो। लेकिन ये आंकड़े थोड़े से मिसलीडिंग इसी के लिए हो जाते हैं, इसमें रिकॉल की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक है, वो तो रहता है। तो इसको अगर ये पीढ़ी, हाँ, इंदिरा गांधी को, इस पीढ़ी को अगर आप आज जो मतदाता 18 से लेकर 30-32 साल की उम्र के हैं, उनको जवाहरलाल नेहरू और उनको मनमोहन सिंह और जो दूसरे प्रधानमंत्री हैं उनकी याद उस सेंस में नहीं है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी निश्चित रूप से पॉपुलर है, उनकी पॉपुलैरिटी पे कोई गिरावट नहीं आएगी, लेकिन जब हम ये तुलनात्मक देखते हैं तो मुझे लगता है ये आंकड़े थोड़े बैलेंस से ये एनालिसिस करेंगी तो आप ये पाएंगी कि एज फैक्टर के हिसाब से फर्क नए वोटर से ओल्डर वोटर्स की ओर में ये फर्क आएगा। बीच में 50 से 60 वाली एज ग्रुप में इंदिरा जी का नाम बहुत तेजी से आएगा। अच्छा, बुजुर्गियत पे आएगा। हाँ, फिर भी उम्र के हिसाब फिर से। भी मेरा ऐसा अब जो अगला बहुत दिलचस्प आंकड़ा है, रुक जाइए अभी क्योंकि ये वाला आंकड़ा सबसे इंटरेस्टिंग है। जो पॉलिटिक्स इस देश में देखते हैं समझते हैं अगले पीएम के तौर पर पसंद कौन, तो 52%, आधा से ज्यादा लोग इस सर्वे में मानते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अगले पीएम के तौर पर पसंद है। 16% राहुल गांधी का भी नाम ले रहे हैं, और नंबर 2 पे वही है नंबर 2 पे वही है, और ये नंबर बहुत गिर गए थे अगर आप याद करें। हाँ। एक समय ऐसा आया था पिछले भारत साल, जोड़ो इस यात्रा समय के बाद आपने कहा है छवि हाँ, में भी छवि इनकी बेहतर हुई। अदरवाइज पिछले साल मुझे याद है इस समय हमारे जो नंबर थे उसमें दरअसल राहुल जी के नंबर और अरविंद केजरीवाल के नंबर लगभग बराबरी पे पहुंच गए थे। लेकिन वहां से भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक की जीत के बाद इन नंबर्स में उनके इजाफा हुआ है और काफी हद तक उनकी अप्रूवल रेटिंग में भी रिपेयरिंग हुई है। आप ऐसा कोई कॉन्टेस्ट देखते हैं संजय जी? नहीं, मुझे लगता है अंजना जी हम बार बार जिस बात का जिक्र करते हैं कि नंबर 1 पे प्रधानमंत्री मोदी हैं और नंबर 2 पर राहुल गांधी है, मुझे लगता है कि हमें ऐसा कहना चाहिए नंबर 1 से लेकर नंबर 5-6 तक प्रधानमंत्री मोदी हैं और उसके बाद राहुल गांधी। और इसका मैं क्यों कह रहा हूं, आप फासला देखिए 52% और 16%, कोई मुकाबला नहीं है और इस गैप के घटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें
तो लेकिन एनडीए और इसीलिए इंडिया तो के वोट बीजेपी में तो चाहती गैप है दिख कि रहा है। प्रेसिडेंशियल कॉन्टेस्ट हो, वो इधर मोदी का चेहरा है तो उधर राहुल गांधी का चेहरा अगर हो, मैं दूसरे क्योंकि शब्दों में बोलूं, ये जो आंकड़ा है वो जी, उनको हाँ एक और बहुत क्लासिकल चीज है और ये कांग्रेस हम लोग इससे पीछे हट रही है। एक और क्लासिकल चीज है जो हम लोग पिछले 9 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी रेटिंग उनकी पार्टी को मिल रहे वोटों से कहीं ज्यादा है और राहुल गांधी जी की व्यक्तिगत रेटिंग उनकी पार्टी को मिल रहे वोटों से कम है। यानी ये मुख्यमंत्री वाला भी जरा देख लीजिए। दोनों बड़े योगी आदित्यनाथ 43%, अरविंद केजरीवाल, फिर यहाँ फासला बहुत ज्यादा है, 19% का है जी। 19% पे नंबर 2 पे अरविंद केजरीवाल है, उसके बाद ममता दी 9%, स्टालिन आप देख रहे हैं 6% और नवीन बाबू हैं 3%। ये दर्शकों को बता दें, ये सवाल हम 2 बार पूछते हैं अंजना अपने हाँ। रेस्पोंडेंट से। एक हम उनसे पूछते हैं आप अपने राज्य के खुद के मुख्यमंत्री से कितने संतुष्ट हैं, ठीक है, और उसके आधार पे एक रैंकिंग करते हैं कि देश में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन काम कर रहा है, और एक हम पूछते हैं अपने राज्य को छोड़ करके आपको लगता है पूरे देश में सबसे इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर, पॉपुलर चीफ मिनिस्टर कौन है। ये दूसरे सवाल के जवाब हैं। जब आप केवल अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों के आकलन पे बात करें तो उड़ीसा के नवीन बाबू नंबर 1 चीफ मिनिस्टर आज नहीं पिछले कई सालों से सर्वे में बने हुए हैं। नंबर 2 पे भूपेश बघेल हैं, और आपको एक बड़ा आश्चर्य होगा जो कि पिछले 3-4 बार से हम इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि देश के टॉप 10 चीफ मिनिस्टर्स का जब हम जिक्र करें अपने राज्यों में संतुष्टि के नाम पर, उसमें अधिकांश अपोजिशन के राज्य हैं, अपोजिशन के मुख्यमंत्री हैं। एनडीए या बीजेपी के नवीन बाबू के बाद कौन है उसमें? नवीन बाबू के बाद में छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हैं उसमें। नंबर 3 पे ममता बनर्जी भी आ जाती हैं, अरविंद केजरीवाल आते हैं, ममता बनर्जी आती हैं, स्टालिन आते हैं। कौन? योगी जी कहाँ है? योगी जी उसमें लिस्ट में काफी नीचे आते हैं अपने राज्य में, क्योंकि उस जगह पे उनके अगेंस्ट वाले भी वोट काफी ज्यादा आते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ आज तक पर लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग जी, इंडिया टुडे सी वोटर का ये सर्वे देश का मिजाज बता रहा है कि अगर आज हो चुनाव तो फिर बनेगी आपकी सरकार, लेकिन एक आंकड़ा बहुत दिलचस्प है और वो ये है सर कि 43% वोट्स अगर एनडीए को आ रहे हैं तो 41% वोट्स इंडिया गठबंधन को। क्या ये खतरे की घंटी है? चैलेंजर इस बार मजबूती के साथ बड़े फोर्स बन के आ रहा है। अनुराग जी। अंजना जी, मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि मुझे देश की जनता पर बहुत विश्वास है, जिन्होंने सही निर्णय अगर 2014 में लिया, फिर 2019 में लिया और पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए भारतीय जनता पार्टी की बनाई, तो भारत के इन बढ़ते कदमों को, जो 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद भारत को एक नई ऊंचाइयों पर, एक नई उम्मीद दुनिया भर के रूप में, दुनिया के सामने एक नई उम्मीद के रूप में खड़ा करना। अब वो जनता रुकने वाली नहीं है, वो अपने देश को आगे ही बढ़ता देखना चाहती है और भारत के बढ़ते कदम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले घमंडिया गठबंधन में नेता कौन है? क्या वो नेता तय कर पाए? क्या आपने पूछा कि इनका नेता, आपको एक नाम लेके गए थे जनता के बीच में कि इनका नेता कौन है? नहीं, वो नेता नहीं कहना चाहते हैं, वो इस पर 2004 का जवाब देते हैं। कहते हैं तब फील गुड के साथ एनडीए ने पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन जब जनता में रोष हो तो फिर वो देखते नहीं कि किसको जिताना है, वो ये तय करते हैं किसको हराना है। बहरहाल ये सर्वे कम से कम इस तरफ इशारा नहीं कर रहा है। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि 193 सीटें इंडिया को आती हुई दिख रही हैं, 306 आपको, 287 सीटों के साथ स्पष्ट जनादेश तो है, लेकिन इस बार से थोड़ी परफॉर्मेंस में कमी है। आप देखिए, आप लोग हमेशा कहते हैं ना प्रो इनकम्बेंसी है, 44% कह रहे हैं अनुराग जी कि मोदी जी के ही नाम पर वो बीजेपी को वोट देते हैं। मतलब आप लोग कितने चुनावों तक मोदी भरोसे रहिएगा, ये मेरा प्रश्न है। अरे जिसको पूरे देश को भरोसा है, अब तो पूरी दुनिया को भरोसा है, तो उसके भरोसे तो हम चलेंगे ही, क्योंकि देश को तो भरोसेमंद ही चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए जो विदेशी धरती पे जाके भारत का अपमान तो करे, लेकिन अपने गठबंधन का नाम INDIA करके लिखे और घमंड से भरा हो, अहंकार से भरा हो। ये घमंडिया गठबंधन को लोग वोट नहीं देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं अंजना जी आपके सामने बात
कि नाम जितना मर्जी बदल लें, ये यूपीए के पाप को छिपा नहीं पाएंगे। वो घोटाले, वो भ्रष्टाचार, वो कारनामे वो छिपेंगे नहीं। दूसरी ओर ईमानदारी के 9 साल मोदी सरकार के दिखते हैं, जहां देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ी, देश में गरीबी रेखा से बाहर 18.5 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए। ये वर्ल्ड बैंक से लेकर नीति आयोग तक के आंकड़े हैं। और जब ये कहते हैं कि इनको वोट मिलेगा, तो मैं आपसे पूछता हूं कि इन्होंने तय कर लिया है कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में है, इनको अब के स्थानीय निकाय के चुनावों में तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के नेताओं को पिटवाती हैं, इनके नेता पीटते हैं, इनके कार्यकर्ता पीटते हैं। क्या लोकसभा चुनाव में फूल माला डालकर उनका स्वागत करने वाले हैं? क्या कम्युनिस्ट जो वहां पे कर रहे हैं केरल में, क्या वो इनका स्वागत करने वाले हैं? ये सारे प्रश्न आपके सामने आएंगे। गठबंधन इनका देखिए 2019 में भी था, ये मत कहिए नहीं था। तब भी 2 लड़के निकले थे उत्तर प्रदेश से। लोगों ने ऐसा घर पे बिठाया कि अखिलेश यादव जी ने 17 के बाद 22 भी देखा और घर पे बैठे और अब कहा कान पकड़ता हूं, इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब साइकिल भी लग चल दी, हाथ भी लग चल दिया। ये देखिए, ये ना इनके पास नेता है, ना नीति है, ना नीयत है, और इनके लिए देश भी कभी इनको स्वीकार नहीं करेगा जब तक ये अपना कोई नेता भी नहीं चुन लेते। लेकिन इस बार इनके लिए भी आर पार की लड़ाई है, ये आप जान जाइए। एजेंसियों के दुरुपयोग पर भी हमने इस सर्वे में सवाल पूछा था, और इसीलिए आर पार की लड़ाई में इंडिया गठबंधन मोदी का साइड इफेक्ट इसे कह लीजिए आप अनुराग जी, लेकिन ये साइड इफेक्ट है कि इस बार इंडिया गठबंधन में धुर विरोधी अभी तक साथ टिके हुए हैं और ये दम भर रहे हैं कि हम सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालेंगे। इनके लिए भी सर्वाइवल है। वो कहते हैं एजेंसीज के इस्तेमाल से हमें खत्म किया जा रहा है। आप देखिए ना, आप शरद पवार के पास अजीत पवार इधर आ गए, आप शिवसेना का हाल देखिए, तो धीरे धीरे आप उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो रहा है, तो टिके रहेंगे साथ और मुकाबला करेंगे आपका। देखिए अंजना जी, इनको इनका महागठबंधन इनके पास रहे, महागठबंधन इनके पास रहे, और मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। ये 2017 में, 2022 में उत्तर प्रदेश में आपने देखा, 2019 में लोकसभा के चुनाव में देखा, ये कहां गठबंधन नहीं थे जी, यही सब लोग इकट्ठे थे, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और मैं आपको एक बात कह दूं, जनता नेता की क्रेडिबिलिटी अवश्य देखती है, और वो नरेंद्र मोदी जी में वो ताकत है कि जनता के साथ लगातार जुड़े रहे। जब इन लोगों ने कहा कि कोविड की ये वैक्सीन जो भारत ने बनाई है उसको मत लगाना, लेकिन लोगों ने मोदी जी की बात सुनी, 220 करोड़ वैक्सीन लगाई। इन्होंने अनाज मोदी जी ने दिया गरीब जनता को, मोहरे इन्होंने अपनी लगवा के राज्य में दे दी, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। ये खुद तो कुछ कर नहीं पाए। श्रीमान राहुल गांधी जी, आप कभी यूपीए के टाइम पे तो जाके बर्फ के गोलों के साथ प्रियंका गांधी जी के साथ कश्मीर में तो खेले नहीं, क्योंकि आपको डर लगता था गोली बारूद का। लेकिन जब 370-35 से हट गई, आतंकवादी घटनाएं हट गई, पथराव की घटनाएं बंद हो गई, तो पिछले साल आप बर्फ के गोलों के साथ खेल रहे थे। आज यूटी का दर्जा लद्दाख को मिल गया तो आप वहां जाके बाइक चलाने पहुंच जाते हो। ये किसने खड़ा किया? ये मोदी जी ने किया है। ये लोग क्या कर पाए जी? मूक दर्शक थे, और उस समय भी अपनी सरकार के बिल ही फाड़ते थे और कुछ नहीं करते थे। 3 मुद्दे हैं और उस पर मैं आपका जवाब चाहती हूँ। बहुत दिलचस्प है अनुराग जी, जिस पीरियड में ये सर्वे हुआ है, क्योंकि ये 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच में सर्वे हुआ है। 15 जुलाई यानी चंद्रयान 3 को लॉन्च तो कर दिया गया था, लेकिन लैंडिंग नहीं हुई थी। 14 अगस्त यानी पीएम का लाल किले से भाषण नहीं हुआ था, लेकिन इसी दौरान संसद का मॉनसून सत्र चला और मणिपुर पर विपक्ष ने आपको सबसे ज्यादा घेरा। मणिपुर के मुद्दे पर लोग मानते थे कि आपको प्रेसिडेंट रूल वहां पर लगाना चाहिए था, सीएम को हटाना चाहिए था। ये सर्वे में ही आया है। महंगाई, बेरोजगारी को, महंगाई भी इस दौरान बहुत रही, उस पर भी लोगों का मानना था सरकार नाकाम रही, लेकिन फिर भी असंतुष्ट से ज्यादा संतुष्ट लोग हैं क्योंकि मोदी का चेहरा है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर मजबूती के साथ विपक्ष आएगा तो आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे लोगों में बढ़ रहे हैं, प्रबल हो रहे हैं? अनुराग जी, मैं धन्यवादी हूं अंजना जी, आपने प्रश्न पूछा और मुझे अवसर भी दिया। पहली बात, आपने भी माना कि मोदी जी का चेहरा है तो उसका हमें लाभ है निश्चित तौर पर।
दूसरा आपने बात की मणिपुर पर। क्या देश की जनता ये नहीं जानती जब कांग्रेस की सरकार थी तब मणिपुर की क्या हालत थी? क्या मुझे याद करवाना पड़ेगा? गृह मंत्री जी ने पहले दिन कहा कि चर्चा कराइए, प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन कहा चर्चा कराइए। विपक्ष चर्चा से क्यों भागा? इनके पास तर्क नहीं थे, तथ्य भी नहीं थे, और जब तुलना होती थी तब ये बहुत फीके पड़ते थे। आप देखिए, पंडित नेहरू जी ने 1962 में माई हार्ट गोज टू असम, यानी कि असम उन्होंने भुला दिया था, देश से चला गया। और दूसरा, उसके बाद मिजोरम में बम धमाके किसने कराए? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने करवाए, हजारों लोग वहां पे मारे गए। उसके बाद किसकी सरकारें थी? चाहे वो 1993 था, 2011 थी, कांग्रेस की सरकारें थी। उस समय 6-6 महीने मणिपुर बंद रहता था, जलता था। 500 रुपए किलो, 500 रुपए लीटर पेट्रोल बिकता था, 2-2 हजार रुपए का सिलेंडर मिलता था। क्या श्रीमान राहुल गांधी जी भूल गए? हाँ। अनुराग जी, अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया है, 6 महीने बचे हैं। ये सब तो हम लोगों ने देश की संसद में भी बहस में सुन ही लिया था। एक आखिरी प्रश्न आपसे चंद्रयान पर पूछना चाह रही हूँ, एक आखिरी प्रश्न चंद्रयान 3 पर। अंजना जी मुझे इसका जवाब देने दीजिए। देखिए, राजस्थान में मैं कल था, आज भी था, 17 रेप केसेस दिन के होते हैं। आप में से कितने लोग राजस्थान के उन बेटियों के जो टुकड़े किए गए, दलित युवतियों के जो टुकड़े किए गए, कुएं में जिंदा जला के डाल दिया गया, पहले दुष्कर्म किया गया। मणिपुर की आप बात करते हो, आप में से कितने चैनल्स ने उसको दिखाया है? कहां की रिपोर्टिंग की है? जरा एक बार चैनल्स को भी देखना पड़ेगा कि ये मणिपुर की बात जो राहुल गांधी उठाते हैं वो कांग्रेस की अपनी सरकार में बांसवाड़ा जाते हैं, रैली करते हैं, लेकिन भीलवाड़ा साथ में लगते नहीं जाते हैं, जहां पे एक महिला के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की जाती, दलित युवती की, मुख्यमंत्री के घर से 5 किलोमीटर दूर। मुझे लगता है जी, अनुराग ठीक है, अनुराग जी, आप मुझे लगता है 5 तक नहीं देखते हैं, क्योंकि हमने राजस्थान की भी कवरेज देखी है, वरना आप ऐसी बात नहीं कहते। राजस्थान को और वहां के इंसिडेंट्स को भी हमने कवर किया, हमेशा उस पर प्रश्न किया। एक आखिरी प्रश्न आपसे चंद्रयान 3 पर है। सफल लैंडिंग हो गई है और अब सियासी होड़ मच गई है क्रेडिट को लेने को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? क्या इसका भी चुनावी इस्तेमाल होगा? क्योंकि उस तरफ से भी सियासत हो रही है और इधर से भी श्रेय लेने का प्रयास है। अनुराग जी। अंजना जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इन नेताओं की हालत तो देखिए। एक कांग्रेस का नेता कहता है कि चंद्रयान पहुंच गया है, यात्री सुरक्षित पहुंच गए। दूसरा कांग्रेसी नेता कहता है लॉन्च की सफलता की बधाई। तीसरे मुख्यमंत्री कहते हैं बिहार के कि चंद्रयान मिशन है क्या। ममता जी राकेश रोशन कह देती हैं। अरे भाई, विपक्ष की हालत देखिए, देश में है भी है कि नहीं है। और इनके नेता किताबें ऐसे लेकर आते हैं जिससे साफ पता चलता है उनका शरीर तो भारत में है, उनकी रूह और उनका दिल पाकिस्तान में है। एक बात मैं ये कह दूं। दूसरी बात, चंद्रयान मिशन की बधाई पूरे देश को, वैज्ञानिकों को और चंद्रयान मिशन के साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति को। मोदी जी का विश्वास अपने वैज्ञानिकों में था, तभी 2019 में कहा था अगली बार करके दिखाएंगे, और मात्र 4 सालों में पहले से कम खर्चे में 615 करोड़ रुपए में कर दिया, जितने में हॉलीवुड की पिक्चर नहीं बनती। हमने चंद्रमा पर चंद्रयान मिशन को सफल किया। दूसरी बात, आज तक 89 ऐसे प्रयोग जो हैं सैटेलाइट्स के किए गए, जो मिशन लॉन्च किए गए, उनमें से 47 मोदी सरकार के 9 साल में हुए। औसतन इसरो 1.2 सैटेलाइट्स भेजती थी कांग्रेस की यूपीए की सरकार के समय, लेकिन मोदी जी की सरकार के समय 5.7 है। हमने 3300 करोड़ रुपया स्पेस मिशन में कमाया, जिसमें से 90% आज के समय हमने कमाया है। कब? मोदी जी की सरकार के समय। इनके समय 5412 करोड़ रुपया बजट था, वो बढ़ाकर हमने 12544 करोड़ रुपया कर दिया है। हमने मंगलयान भी सफल किया, चंद्रयान भी सफल किया, अब सूर्य और शुक्र इन पर जाने की भी सफलता पाएंगे। और मून जो हमारा मिशन है, जहां पे मानव को भी भेजना है, उसमें भी सफलता भारत पाएगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत धन्यवाद आपका अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन चुनावों में सफलता जनता डिसाइड करती है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।